हेलो, क्या हाल चाल आप सभी के। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 का एक चैप्टर है, अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। और इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि जो भी एग्जाम लगती है, जैसे चाहे वो ग्रुप डी हो या एएलपी हो या फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड हो, उसमें एनसीईआरटी के तहत ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो पुस्तक है वो एनसीईआरटी पुस्तक ही है। और इस एनसीईआरटी पुस्तक में आज हम देखेंगे अम्ल, क्षारक, लवण के बारे में, और इससे कौन-कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और विशेष तौर से टेक्नीशियन एग्जाम के अंदर कौन-कौन से इस चैप्टर से लगभग क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर भी पहली बार हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। या फिर और भी जो अपने साथीगण हैं, अगर वो विशेष तौर से टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो जिसके एनसीईआरटी बहुत कमज़ोर है, आज हम उसका बेसिक से यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उस तक आप ज़रूर पहुँचाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अम्ल, क्षारक, लवण के बारे में देखते हैं कि अम्ल, ये अम्ल होते क्या हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो ध्यान रखना, अम्ल जो है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन जो नीला लिटमस पत्र होता है उसको लाल रंग में बदल देते हैं। जबकि जो क्षारक होता है वो स्वाद में कड़वा होता है और यह उल्टा काम करता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस क्या होता है? प्राकृतिक सूचक, अर्थात सूचना देने वाले। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाले कि किसी पदार्थ में अम्ल है या फिर क्षारक है। इसी प्रकार हल्दी भी जो है वो एक सूचक की तरह कार्य करता है। अब हल्दी वाला कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब ये क्षारक के संपर्क में आ जाता है तब इसका रंग कैसा हो जाता है। तो देखो, जो हल्दी है, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, जैसे कपड़े पर कोई सब्जी लगे, सब्जी के अंदर हल्दी होती है, और यह हल्दी जब इस साबुन के संपर्क में जाती है, साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। यानी कि कपड़े की जब हम धुलाई करते हैं तो साबुन लगाएँगे, तो साबुन की प्रकृति क्षारकीय होती है, और तब उस धब्बे का रंग लाल भूरा हो जाता है। तब जो है हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। ये हमको ध्यान रखना है। तो ये तो प्राकृतिक सूचक है। कौन-सा है हल्दी वाला? प्राकृतिक सूचक। कुछ सूचक ऐसे होते हैं जिनको प्रयोगशालाओं में मानव द्वारा बनाए जाते हैं। उनको हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। तो कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक के नाम से भी जानते हैं। ये कृत्रिम सूचक कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है मेथिल ऑरेंज और एक होता है फिनोल्फ्थेलिन। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन, ये 2 जो हैं यह संश्लेषित या मानव निर्मित या कृत्रिम सूचक हैं। इसके अलावा ये नीचे वाला जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। लिटमस विलियन जो है ना वो बैंगनी रंग का रंजक होता है हमारे पास। कौन से रंग का होगा? बैंगनी रंग का। अब ये जो लिटमस वाला जो है इसको किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन पौधे से। और एनसीईआरटी इसको लिचेन लिखती है। अंग्रेजी में लाइकेन होता है, ये लाइकेन। तो ध्यान रखना, लिटमस जो है उसको लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, लेकिन लाइकेन पौधा जो है ये कौन से समूह का पादप होता है? थैलोफाइटा। क्योंकि पादप समूह जो है इनको अलग-अलग समूह में बाँटा जाता है। जैसे हमारे पास थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया और एक एंजियोस्पर्म हो गया। ये प्लांट्स का वर्गीकरण है। तो पहला वाला जो भाग होता है उसको थैलोफाइटा कहते हैं। तो ध्यान रखना, लाइकेन जो है वो कौन से पौधे का समूह होगा? थैलोफाइटा समूह का होगा, और इससे किसको प्राप्त किया जाता है? लिटमस को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा देखो, एक और है, कुछ प्राकृतिक पदार्थ हैं। कुछ प्राकृतिक पदार्थ भी होते हैं जिनको हम सूचक के रूप में काम में लेते हैं। जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम, ये भी जो है यह प्राकृतिक सूचक है, ध्यान रखना। इसके अलावा और जो है इसमें क्या-क्या पूछा जा सकता है वो देखो। इसके बाद में है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म से पहले एक और सूचक देखते हैं, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का मतलब हो गया ऐसे सूचक जब ये अम्ल या क्षारक के संपर्क में जाते हैं तो इनके गंध में परिवर्तन हो जाता है। इनके गंध में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। लेकिन गंधीय सूचक के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। गंधीय सूचक के एग्जाम्पल कौन-कौन से? जैसे गंधीय सूचक के इधर मैंने लगा रखा है, एक तो जैसे वेनिला है और एक लौंग का तेल है। इसके अलावा और कौन-कौन से हैं? वेनिला है, लौंग का तेल, ठीक है? प्याज, ये सब कौन से हमारे पास है? ये हमारे पास है गंधीय सूचक, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं अम्ल एवं क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। यानी कि जब अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाएगी, और जो क्षारक है वो धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाएगी। अम्ल जो है, अम्ल जब भी अगर धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाती है। यह लवण और साथ में क्या बनाएगी?
हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की विशेषता क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है यह हमेशा फट-फट की ध्वनि के साथ जलती है और फट-फट की ध्वनि को एनसीईआरटी पॉप साउंड भी बोलती है, पॉप साउंड के साथ। ऐसी कौन-सी गैस है जो पॉप साउंड के साथ जलती है या फट-फट की ध्वनि के साथ जलती है? वो है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस बनती कब है? जब अम्ल के अंदर यदि हम किसी धातु को मिलाते हैं, तब जाकर हाइड्रोजन गैस और साथ में लवण ये बनता है। इसके अलावा जैसे मान लो अगर हमको रिएक्शन वगैरह देखनी है कि अम्ल की धातु के साथ रिएक्शन क्या है? तो देखो इसमें पहला हमारे पास दे रखा है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से वैसे सभी क्षारक जो है, सभी क्षारक धातुओं से रिएक्शन नहीं करते, लेकिन कुछ क्षारक ऐसे हैं जो धातुओं के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। जैसे NaOH, यानी कि जिन धातु के लास्ट में अगर हमको अधिकांश में OH मिलेगा वो क्षारक होते हैं। अच्छा, क्षारक की पहचान क्या होती है? जो OH माइनस आयन देते हैं और जो अम्ल है वो H प्लस आयन देते हैं। तो NaOH इस जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये पिछली बार भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि जब NaOH जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन-सा पदार्थ बनाता है? नीचे जैसे सोडियम जिंकेट था, ठीक है? इस तरीके से 4 ऑप्शन थे, तो जो कुछ पदार्थ बनाता है वो कौन-सा बनाता है? सोडियम जिंकेट। और इसका सूत्र भी याद रखना है Na2ZnO2, Na2ZnO2। अच्छा, ये तो क्षारक की धातु के साथ दे रखी है, ये तो क्षारक है और ये धातु है। लेकिन अम्ल की यदि हम धातु के साथ अभिक्रिया देखें, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, जैसे अम्ल है और धातु, जैसे मान लो अगर हमने ले लिया जिंक, हमने क्या ले लिया? जिंक, ये धातु है हमारे पास। और एक अम्ल ले लिया हमने H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया H2SO4। तो ये जो धातु है इस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके देखो, ये जिंक तो जो वो है सल्फेट के साथ जुड़कर ये तो बना लेगी ZnSO4, ZnSO4, ये तो बन गया लवण। ये क्या बन गया? लवण। और साथ में कौन सी गैस बनाएगी? यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी गैस बन गई? हाइड्रोजन। तो जो भी धातुएं हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। लवण की क्या क्या विशेषता है वो भी ध्यान रखना। जैसे लवण जो है या तो धातु के बाद में सल्फेट होगा, ये जिंक क्या है? धातु। या तो धातु के बाद में सल्फेट हो, सल्फेट के स्थान पर या धातु के बाद में क्लोरीन हो, या धातु के बाद में कार्बोनेट हो, CO3 जुड़ा हुआ हो, जैसे Na2CO3 या NaSCO3, ये सब क्या है हमारे पास? लवण। धातु के बाद में होना चाहिए, इधर क्या होनी चाहिए हमारे पास? धातु। धातु के बाद में या सल्फेट, धातु के बाद में क्लोरीन, या धातु के बाद में अगर कार्बोनेट हो, सब क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। तो ये था इसका पहला। इसके बाद में जो है वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे विक्रिया करते हैं। मतलब जो धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई भी धातु और धातु के साथ कार्बोनेट जुड़ा होना, या कोई भी धातु उसके साथ हाइड्रोजन और कार्बोनेट का जुड़ा हुआ होना, जब अम्ल के साथ विक्रिया करेंगे क्या क्या बनाते हैं देखो। जैसे यहाँ पर दे रखा है, एक तो धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, धातु यानी सोडियम क्या है हमारे पास? धातु। तो Na2CO3, ये तो हो गया धातु कार्बोनेट। एक है धातु के बाद में हाइड्रोजन फिर कार्बोनेट CO3, HCO3 जुड़ा होना चाहिए, तो ये हो गया एक NaHCO3। जब दोनों ही अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब भी अगर अभिक्रिया करेंगे तो ध्यान रखना, कार्बोनेट से हमेशा CO2 गैस निकलेगी। कार्बोनेट से कौन सी निकलेगी? CO2 गैस। इसके साथ जो सोडियम है और इसमें जो क्लोरीन है ये जुड़कर NaCl बनाएगा। ये क्या बनाएगा? NaCl। तो एक तो बन गया NaCl लवण, एक बन गया CO2 और साथ में क्या बन गया? जल। तो इनकी हम ये कह सकते हैं कि जो अम्ल है, चाहे वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, वो हमेशा लवण, जल और CO2 गैस बनाते हैं। देखो अभी जो हमने देखा था कि जो अम्ल है केवल धातु के साथ अभिक्रिया करके तो हाइड्रोजन गैस बना रहा था। अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके केवल हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो अम्ल है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी गैस बनाता है? ये CO2 गैस बनाता है। ध्यान रखना, CO2 गैस बनाता है। CO2 गैस की पहचान क्या होगी? जैसे हाइड्रोजन गैस तो फटफट की ध्वनि के साथ जलता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करें, चूने का पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। यदि हम जो CO2 गैस निकल रही है उसको यदि हम प्रवाहित कर दें तब ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये सफेद रंग का होता है। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 को प्रवाहित करते हैं तो ये सफेद रंग का एक विलयन बनाता है जिसका क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, श्वेत अवक्षय बनाता है। यदि इसमें हम और CO2 को प्रवाहित करते जाएँ, प्रवाहित करते जाएँ, प्रवाहित करते जाएँ, जैसे इसमें जो ये पदार्थ बना है इसमें और CO2 आप प्रवाहित कर रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, तो CaCO3 तो बना ही था, H2O बना ही था। यदि इसमें और CO2 को और हम इसमें प्रवाहित करते रहें, CO2 को प्रवाहित करते रहें, तो लास्ट में एक और यौगिक बना लेता है जो जल के अंदर घुल जाता है, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जल में क्या होता है? घुलनशील होता है या विलयशील होता है। ये भी ध्यान रखना, जैसे चाहे चूना पत्थर का सूत्र पूछे
या खड़िया या चाक का सूत्र पूछे या संगमरमर का सूत्र पूछे, सब जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है, अर्थात सबका जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3 होगा। नीचे देखो अभी धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वे सब अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, एक तो लवण बनाया था, एक कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस, साथ में क्या बना रहे थे, जल, 3 उत्पाद बनाते हैं। इसके बाद में इसका अगला रासायनिक गुणधर्म है अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं। अच्छा, यदि अम्ल के अंदर यदि हम क्षारक को डाल दें तब क्या बनाएंगे, अम्ल के अंदर ही क्षारक को। तो देखो एक तो अम्ल हमने ले लिया HCl और क्षारक हमने ले लिया NaOH, दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो ये Cl इस Na के साथ जुड़कर NaCl बनाएगा और ये जो OH है इस H के साथ जुड़कर H2O बनाएगा, यानी जल बना रहा है। तो ये कह सकते हैं ये इधर वाला क्षारक है, ये इधर वाला अम्ल है। तो ये क्षारक और अम्ल मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्षारक और अम्ल एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल, क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया से क्या-क्या बनते हैं, लवण और जल। तो क्षारक और अम्ल यदि मिलेंगे तो क्या-क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाते हैं। इसके बाद में है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं, देखो इसमें जैसे हमने एक लिया है धात्विक ऑक्साइड। अच्छा, नाम से पता चल रहा होगा धातु के बाद में कोई यदि ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है उसको हम बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड। जैसे धातु ऑक्साइड मतलब धातु है कॉपर, इसके बाद में ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, धात्विक ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ। तो मैंने एक अम्ल लिख दिया यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तब ये क्या बनेगा, तब ये जो कॉपर है इस क्लोरीन के साथ जुड़कर ये तो बनाएगा कॉपर क्लोराइड CuCl2, साथ में यहाँ से H और O जो है ये जुड़कर ये बनाएंगे जल बनाएंगे। और मैंने अभी बताया था जब भी धातु के बाद में यदि क्लोरीन हो, धातु के बाद में या कार्बोनेट हो या धातु के बाद में सल्फेट हो, वे सब क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, लवण बन गया, लवण और साथ में क्या बन गया, जल। तो हम ये कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये फिर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल। तो ये देखो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। और अभी देखा होगा आपने कि लवण और जल किसमें बने थे, लवण और जल अभी अम्ल और क्षारक की परिभाषा, क्षारक को मिलाने पर भी बनी थी। देखो इधर पीछे क्षारक और अम्ल को मिलाने पर भी क्या बन रहे हैं, लवण और जल। हमेशा जब क्षारक में जब अम्ल मिलाएंगे तब वो लवण और जल बनाता है। इसमें देखो लवण और जल ही बन रहा है हमारे पास में, इसमें भी क्या बन रहा है, लवण और जल। ये अम्ल है तो इसका मतलब है कि लवण और जल तभी बनेंगे जब आप अम्ल में आप क्या मिलाएंगे, क्षारक। तो इसका मतलब है धातु ऑक्साइड किसकी तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पर क्षारक की तरह कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं, अर्थात क्षार की प्रकृति होती है। इसको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो गई, यहाँ पर क्षार की है। लेकिन एक होता है अधातु ऑक्साइड, अर्थात अधातु के बाद में ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ होना, वो कौन सी प्रकृति के होंगे, फिर अम्लीय प्रकृति के होंगे। अब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, वो तो अम्ल के साथ थी, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ। अब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड, क्षारक लेना है एक और उसके बाद में अधात्विक ऑक्साइड लेना है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ से बता देता हूँ, एग्जांपल के अंदर क्षारक हम क्षारक के रूप में यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे NaOH, ये क्षारक हमारे पास NaOH। या फिर एक जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वाला ले सकते हैं। धातु के बाद में क्या है, OH। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया हमारे पास, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया क्षारक। अब इसमें हमको अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करना है, अधातु के बाद में ऑक्सीजन। तो अधातु कार्बन क्या है हमारे पास, अधातु। हम यहाँ पर इसके बाद में ऑक्सीजन CO2, तो अधातु के बाद में ऑक्सीजन अधात्विक ऑक्साइड। तो हमने ये ले लिया। जब ये लेते हैं तब हमारे पास क्या बनेगा, देखो कैल्शियम और ये तो बना लेगा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में यहाँ से बनेगा जल, साथ में क्या बनेगा, जल। अब इसमें देखो ये हमने लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक, ये हमने क्या लिया था, क्षारक। कैल्शियम कार्बोनेट, धातु के बाद में कार्बोनेट है अर्थात ये लवण है। ये हमारे पास क्या बन रहा है, जल बन रहा है। और अभी मैंने बताया था लवण और जल ये तभी बन सकते हैं जब एक तरफ क्षारक और एक तरफ क्या हो, अम्ल हो। यानी कि क्षारक अम्ल के साथ मिलकर ही हमेशा लवण और जल बना सकते हैं। लवण और जल बन रहा है, तो ये जो हमने क्षारक लिया था, क्षारक ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, अम्ल की तरह। यानी कि जो CO2 है वो किसकी तरह कार्य कर रही है, अम्ल की तरह। और ये है अधातु ऑक्साइड,
अधातु ऑक्साइड। और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो गई? अम्लीय। लेकिन धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी थी? क्षारकीय। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। इसके बाद में अम्ल और क्षारक में समानता, इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अम्ल जो है, अम्ल जब ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं और एक ये देगा आपके पास क्षारक OH- देते हैं। एक तो ये समानता होती है, मतलब दोनों ही क्या देंगे? जल में घुलकर आयन देंगे। H+ भी है, OH-, दोनों ही क्या है? आयन। तो पहली समानता ये हो गई, दोनों जल के अंदर क्या देते हैं? आयन। भले ही अलग-अलग देते होंगे लेकिन दोनों आयन देते हैं। दूसरा, दोनों के अंदर विद्युत धारा का चालन होगा। ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक। क्योंकि अगर आयन है, जिनमें आयन बनते हैं, विद्युत धारा का क्या करेंगे? चालन करेंगे। इसके अलावा इसमें और क्या है? एक ही इसमें ज़्यादा पूछा जाने वाला है, एक ये है ग्लूकोज और अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल जो है, यह आयन नहीं बनाते या H+ आयनों का निर्माण नहीं करते। जब आयन ही नहीं बनाएँगे तब उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और इसके बाद में यहाँ से पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसके बाद में देखते हैं। हाँ, ये वाला। जब अम्ल है वो जल के में घुलकर हमको पता है H+ आयन देते हैं। कौन से आयन देंगे? H+। तो यहाँ से H+ अलग होगा और Cl- क्या हो जाएगा? अलग। लेकिन जो H+ है वो इस H2 के साथ जुड़कर, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 तो है ही है, एक हाइड्रोजन ये और जुड़कर H3O+ बना लेता है। H3O खुद पर कैसा था? प्लस, H+, तो पूरे पर क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। तो ये बना लेगा H3O+। देखो यहाँ पर H+ तो है ही है, ये जल के एक अणु के साथ मिलकर क्या बना लेता है? H3। यहाँ पर 3 है, शायद आपको सही से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ग्रीन वाले थोड़े ठीक नहीं दिखते हैं। H3O+, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। जो H+ होता है इसको तो केवल हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, लेकिन जो H3O+ है इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो जो है हमेशा अम्ल या फिर जो हाइड्रोजन आयन है, ये जल के साथ घुलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। H+ है, H2 के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? H3O+। यानी कि H+ कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। एक ये है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जो भी हम क्षारक लेते हैं वो सभी के सभी जल में नहीं घुलते, लेकिन जो जल में घुल जाते हैं क्षारक, उनको हम क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ऐसे क्षारक जो जल के अंदर घुल जाए, तो घुलने वाले क्षारक को हम क्षार कह देंगे। इसके बाद में इसमें जो है आपसे एक ही है, अब प्रबलता। अम्ल और क्षारक की प्रबलता मापने के लिए हम पीएच स्केल काम में लेते हैं। पीएच स्केल होता क्या है? इसमें कितने मान होते हैं वो देखते हैं। तो इसमें देखो, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। और ये जो स्केल है, सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। पी और एच का मतलब क्या है? पीएच में पी सूचक है जिसका अर्थ होता है पुशांस या पोटेंस, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति, पावर। पी का मतलब पावर, पावर को हिंदी में क्या कहते हैं? शक्ति। और एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन की सांद्रता। एच का मतलब हाइड्रोजन की सामान्यता। अब इस पीएच स्केल में हमारे पास संख्याएं अंकित रहती है 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 14 तक। जैसे इसमें देखो, हमारे पास ये पीएच स्केल दे रखी है, ये 0 से है, फिर बीच में 7 और लास्ट में है 14। अब इसमें H+ देखो, ये ऊपर H+ दे रखा है, नीचे OH- दे रखा है। यहाँ पर H+ बहुत ज़्यादा है। जैसे-जैसे हम आगे जा रहे हैं, H+ क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और लास्ट में जाकर तो बिल्कुल ही क्या हो रहा है? कम। लेकिन H+ कम होता जा रहा है, लेकिन ये नीचे वाला OH को दिखा रहा है, तो यहाँ से OH बढ़ता जा रहा है। देखो कितना बढ़ता जा रहा है। और ये OH लास्ट में जाकर बहुत ज़्यादा इसका मान हो जाता है, मतलब इधर क्षारक बढ़ता जा रहा है। OH क्या होता है? क्षारक। H+ क्या होता है? अम्ल। मतलब ये कह सकते हैं इधर अम्ल घटता जाएगा, अम्ल घटता है तो क्षारक बढ़ता जाएगा। अब इसमें देखो, अधिक अम्लीय से 0 से लेकर 14 तक, अधिक क्षारीय तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। अम्ल हो या क्षारक हो, इसको हम 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल पर ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें और क्या है? हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उसका पीएच उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उसका पीएच का मान क्या होता जाएगा? कम। ये देखो H+, इधर अगर H+ कम होता जा रहा है, लेकिन संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पीएच बढ़ता जा रहा है, लेकिन H+ आयन क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। अब इधर उल्टा, 7 से अगर हम इधर जाएँगे, देखो बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। इधर जैसे जाएँगे H+ बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर H+ बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब जितना पीएच का मान कम होता जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, उतना ही H का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। H+ आयन की संख्या, आयनों की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। इस वाले में
यदि संख्या बढ़ रही है 8, 9, 10 तो OH भी बढ़ता जा रहा है साथ के साथ। तो इसका मतलब ये कहेंगे कि अगर इधर संख्या बढ़ रही है तो इधर क्षारक बढ़ता जा रहा है। लेकिन इधर संख्या घट रही है तब हमारे पास H+ आयन बढ़ता जा रहा है या अम्ल का मान बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद में किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान 7 होता है। बीच में जो हमारे पास किसी विलयन का पीएच यदि 7 आ जाता है वो कैसा होगा? उदासीन। 7 से कम होगा वो कैसा होगा? अम्लीय। 7 से लेकर 14 के बीच में आ जाता है या 7 से ज़्यादा होता है वो कैसी प्रकृति होती है उसकी? क्षारकीय होती है। कैसी होती है? क्षारकीय होती है। इसके अलावा हमको और क्या दे रखा है देखो, नीचे कुछ पीएच के मान दे रखे हैं। जैसे जठर रस का लगभग 1.2 होता है, पीएच का मान कितना होता है? 1.2। नींबू का रस का लगभग 2.2 होता है। शुद्ध जल का होता है 7, रक्त का कितना होता है? 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? 10 और सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन का कितना होता है? 14 होता है। ये क्षारक है। 7 से ज़्यादा क्षारक होंगे, 7 से कम क्या होंगे? अम्लीय होंगे। एक है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? देखो प्रबल का मतलब हो गया जो अगर हमें अम्ल को पानी के अंदर घोलेंगे और अधिक संख्या में यदि H+ आयन दे देते हैं, अधिक संख्या में H+ आयन देने वाले प्रबल अम्ल और कम संख्या में H+ आयन देने वाले कौन होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व ये भी बढ़िया है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। शरीर जो है शरीर हमारे 7 से लेकर 7.8 पीएच के बीच परास के बीच कार्य करता है, ये ध्यान रखना है। शरीर क्यों? क्योंकि हमारे रक्त का पीएच का मान होता है 7.4 और रक्त जो है वो शरीर के सभी भागों तक दौड़ता रहता है, इसलिए हमारा जो शरीर है ये लगभग क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। इसके अलावा वर्षा के जल का पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? जब जो साधारण वर्षा होती है उसमें अम्ल का मान यदि बढ़ता जाता है और अभी हमने देखा था जब अम्ल का मान बढ़ता जाएगा यानी H+ बढ़ता जाएगा तब पीएच का मान कम होता जाएगा। 7 फिर 6 फिर 5 और यदि उस पीएच का मान वर्षा के जल का पीएच का मान 5.6 से नीचे चला जाए तो अम्ल का मान उसमें बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा और उस वर्षा को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा के लिए कौन-कौन सी गैसें जिम्मेदार होती है? SO2 गैस और NO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार होती है। क्योंकि वे ही जो है जल से विक्रिया करके अम्ल बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इसके अलावा एक बगीचा वाला ये हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। शुक्र का जो वायुमंडल है, शुक्र ग्रह जो है उसका वायुमंडल जो है उसमें ध्यान रखना सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना हुआ है, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उस वायुमंडल में। इसके अलावा दैनिक जीवन में और क्या-क्या उपयोग है वो देखो। पाचन तंत्र का पीएच, जो हमारा जो आमाशय है उसमें पीएच क्योंकि आमाशय के अंदर हमारे क्या निकलता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जब वो ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो हमको दर्द और जलन का अनुभव होता है। उसको कम करने के लिए उसे हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। तो एंटासिड के रूप में जैसे हम कभी-कभी बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई तो इनो ले लो। तो इनो में क्या होता है? क्षारक होता है। अब उस अम्ल के प्रभाव को यदि कम करना है तो क्षारक ही कम करेगा क्योंकि क्षारक उस प्रभाव को खत्म कर देता है। तो उसे हम देखते हैं कि इनो के अंदर जो है वो लगभग मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है जो कि क्षारकीय प्रकृति का होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यह दुर्बल क्षारक होता है। जब इसका हम उपयोग करते हैं तो धीरे-धीरे वो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र भी याद रखना है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH का होल ट्वाइस इसमें भी OH आ गया मतलब ये क्या है? क्षारक है। ठीक है? तो HCl के प्रभाव को कम करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड या जिसको एंटासिड के रूप में हम काम में लेते हैं। एसिड का उल्टा काम करने वाले को हम बोलते हैं एंटासिड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड को हम हिंदी हिंदी में अम्लीय कहते हैं। तो अम्ल का उल्टा काम करने वाले को एंटासिड या क्षारक बोलते हैं। अगला है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। देखो कभी-कभी दाँत भी खराब हो जाते हैं, दाँत के ऊपर वाली परत है वो भी खराब हो जाती है। कब? जब हमारे मुख का जो पीएच है उसका मान 5.5 से कम होने कम होने पर दाँतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। और दाँतों का जो इनेमल है या ऊपर वाली जो परत है जिसको हम इनेमल या दंतवल्क कहते हैं, ये किसका बना होता है? ये नाम याद रखना आपको कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट जो कि कैल्शियम फास्फेट का एक क्रिस्टलीय रूप होता है। कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर कि जो दाँतों के ऊपर जो एनामल परत होती है, वो किसका बना होता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट। और यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। और जब मुख का पीएच धीरे-धीरे 5.5 से नीचे चला जाता है मतलब अम्ल का मान बढ़ जाएगा मुख के अंदर, तब ये जो है एनामल वो धीरे-धीरे खराब हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो अम्ल के प्रभाव को कम करना तो क्षारक पदार्थ लेंगे, तो क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग हम करते हैं। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन से आत्मरक्षा, तो ध्यान रखना मधुमक्खी का डंक हो या चींटी हो,
उसमें जो हमारे पास अम्ल होता है वो कौन-सा होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल। और एक और याद रखना है कि जो नेटल का एक पौधा होता है जो कि जंगलों में ये हमको ज़्यादा पाया जाता है। उसकी जो पत्तियाँ होती है उसको छोटे-छोटे डंक जैसी संरचना होती है, उनमें भी कौन-सा होता है? नेटल के पौधे में भी मेथेनोइक अम्ल होता है। लेकिन इसी के पास में एक पौधा होता है डोक पौधा, जिसको हम बोलते हैं डोक पौधा, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इस पौधे को रगड़ कर, इसकी पत्तियों को रगड़ कर हम इसके प्रभाव को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, चाहे वो मधुमक्खी का डंक हो या चींटी हो या नेटल का पौधा हो, सभी के अंदर मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम फार्मिक अम्ल भी होता है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा ये जो ऊपर है सारणी, इसको भी थोड़ा याद रखना है। जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टा दूध या दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, चींटी का डंक हो या नेटल का डंक हो, अभी हमने देखा था मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद में है लवण के संबंध में अधिक जानकारी, लवण परिवार। तो लवण में हमसे क्या-क्या पूछा जा सकता है वो ध्यान रखो। तो देखो, प्रबल क्षारक और प्रबल अम्ल को मिलाने पर जो लवण बनेगा उसका पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। देखो, सेम-सेम आएगा तब आपका पीएच का मान 7 होगा, अर्थात उदासीन होगा। जैसे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक, ये विलयन कैसा होगा? उदासीन। इसी प्रकार यदि दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षारक हो तो भी कैसा होगा? उदासीन। लेकिन जब अलग-अलग हो, जैसे प्रबल अम्ल या दुर्बल क्षारक, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षारक। तो जो प्रबल वाला होगा ना, अलग-अलग में प्रबल वाला, वो विलयन बनेगा। जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक में प्रबल वाला है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अम्लीय विलयन बनेगा। यदि यही ये होता कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, तो प्रबल क्षारक हो गए, इस बार प्रबल ये हो गए स्ट्रॉन्ग, तो क्षारकीय विलयन होगा। तो क्षारक में पीएच का मान, अब देखो इसमें प्रबल अम्ल वाला है, तो अम्लीय विलयन बनेगा। अम्लीय का मतलब पीएच का मान 7 से कम होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है, ये अम्लीय होते हैं। इसी तरीके से प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल, इसमें अब कौन सा आ गया? प्रबल क्षारक, मतलब क्षारकीय विलयन होगा, अर्थात पीएच का मान 7 से ज्यादा। लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है, ये क्षारकीय होते हैं। लेकिन जब दोनों सेम सेम आ जाएंगे, प्रबल प्रबल, तब आपको उदासीन करना है। इसके अलावा हम देखते हैं साधारण नमक से रसायन में, पहला हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। और अब ये जो टॉपिक चलेंगे इसके बाद वाले, ये रेलवे के सबसे फेवरेट टॉपिक में से है, और हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्लोज चार प्रक्रिया हो चाहे विरंजक चूर्ण हो, आप देख लेना, किसी भी एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का OH। बनाते कैसे हैं? सबसे पहले देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड को जल के अंदर डालेंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, और इस प्रक्रिया को क्लोर-क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर-क्षार, क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर क्लोरीन बनती है, साथ में क्षार बनता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर-क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, क्लोर-क्षार प्रक्रिया किस तरीके की अभिक्रिया है आपके पास? यह वैद्युत वियोजन है, मतलब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वैद्युत वियोजन। इसमें एक ये पूछा जाता है कि क्लोर-क्षार प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या-क्या बनता है? तो इसमें निर्मित उत्पाद एक तो क्या होगा? क्लोरीन। क्लोरीन को क्लोर बोला जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार होते हैं। इसके साथ एक हाइड्रोजन गैस भी होती है। जैसे यहाँ पर हमने NaCl ले लिया, NaCl को हमने पानी के अंदर डाल दिया H2O के अंदर, और इसके अंदर हम 2 छड़ डालकर यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब ये Na और इसमें से OH निकल कर ये तो बना लेगा NaOH, और इसमें एक हाइड्रोजन और ये Cl मिलकर HCl बना लेगा। लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण ये जो HCl है, ये 2 गैसों के अंदर टूट जाता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के अंदर। तो नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमारे पास 3 उत्पाद बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो क्लोरीन और ये क्षार बन गया NaOH। तो क्लोर और क्षार, इन दोनों को मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया बोला जाता है। लेकिन एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि जब इसके अंदर 2 छड़ डालते हैं, तो बैटरी से उसको जोड़ते हैं। बैटरी में एक प्लस सिरा होता है और एक माइनस सिरा होता है। प्लस वाले सिरे को अगर आप जिस छड़ से जोड़ेंगे, उस छड़ को हम एनोड कहते हैं। प्लस वाली हमेशा एनोड कहलाती है, और माइनस वाली क्या कहलाती है? कैथोड। माइनस के पास हमेशा प्लस वाली आएगी, और प्लस के पास हमेशा माइनस वाली गैस आएगी। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर क्लोरीन होती है माइनस की, और हाइड्रोजन होती है प्लस की। जैसे मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं में जल का अपघटन में भी सेम बताया था, वैसे तरीके से।
हाइड्रोजन हमेशा प्लस होती है, क्लोरीन हमेशा माइनस होती है। तो ये माइनस है तो प्लस की तरफ भागेगी क्योंकि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। तो ये माइनस प्लस की तरफ और प्लस वाली ये है एनोड वाली। तो हम ये कह सकते हैं कि एनोड से कौन सी गैस जाएगी? एनोड से आपकी जाएगी क्लोरीन गैस। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा, जब ये कैथोड है, कैथोड से कौन सी गैस जाएगी आपकी? कैथोड से कौन सी जाएगी? हाइड्रोजन गैस। और एनोड से कौन सी जा रही है? ये देखो क्लोरीन गैस जा रही है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है जबकि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, और कैथोड पर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। तो 3 बन गए, क्लोरीन बन गया, हाइड्रोजन, और इधर से क्या बन गया? NaOH। अब इनके उपयोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्लोरीन का किस-किस में किया जाता है? जल की स्वच्छता। स्वच्छ जल को स्वच्छ करने में क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं, क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। स्विमिंग पूल में भी हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं, वो साफ हो जाता है। पीवीसी हो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रोगाणुनाशक, रोगाणु को खत्म करना हो, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर कीटनाशक जो भी है हमारे पास, सभी के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का। हाइड्रोजन का याद रखना ईंधन के रूप में, जिसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन फट-फट की ध्वनि के साथ जलती है, तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। खाद के लिए अमोनिया बनाने में, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो अमोनिया को बनाने के लिए भी हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। एक है मार्गारीन। ये मार्गारीन क्या होता है? जो वनस्पति तेल है, जैसे सोयाबीन वगैरह है, जो भी हमें फसलों से जो तेल निकालते हैं, उस वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए, जो वनस्पति घी बनाते हैं, उस वनस्पति घी को हम बोलते हैं मार्गारीन। अपनी भाषा में उसको डालडा घी बोला जाता है। वनस्पति तेल से जो वनस्पति घी बनाते हैं, उसको मार्गारीन बोला जाता है। और ये खाने लायक नहीं होता। जो मक्खन जैसा दिखेगा आपको ज़रूर, लेकिन उसको हम बोलेंगे मार्गारीन। एक होता है NaOH। NaOH कास्टिक सोडा, मतलब इसका अधिकांश उपयोग हम साबुन बनाने में, साफ-सफाई में, ग्रीस हटाने में, इनमें उपयोग करते हैं। धातुओं से ग्रीस हटाने में, जैसे कभी-कभी हमारे हाथों पर चिकनाई लग जाती है, हम साबुन का उपयोग करते हैं। साबुन में क्या रहता है? NaOH रहता है। साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, साथ में कागज़ फाइबर बनाने और कृत्रिम फाइबर बनाने में भी NaOH का उपयोग किया जाता है। एग्ज़ाम के अंदर इससे पूछा जाएगा, चाहे आप यही आज स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना इससे। इसके बाद में दूसरा हम देखते हैं यहाँ से विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2। अच्छा, कभी-कभी एग्ज़ाम में ये ऐसे ना आकर ऐसे भी आ जाता है, CaOCl ब्रैकेट में और Cl बाहर भी आ जाता है, तो भी ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है, CaOCl2 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? CaOCl2। ऐसे भी आ जाता है कभी-कभी एग्ज़ाम में। बनाते कैसे हैं? जो शुष्क भुजा हुआ चूना है, उसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, और इसमें क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करते हैं तब विरंजक चूर्ण बनता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस, इसके अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो इसको बना हमारे पास बनेगा CaOCl2 साथ में जल। तो ये जो है यही विरंजक चूर्ण है। इसको अंग्रेजी में हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक, नाम से ही है रंजक। विरंजक का मतलब हो गया बिना रंग का कर देना। किसी पदार्थ में यदि इसको हम डाल दे देते हैं तो उसको बिना रंग का कर देता है। रंग उड़ाने के काम आता है, ध्यान रखना ये। जैसे इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, चाहे सूती के हों या लिनन के हों, विरंजन के लिए, मतलब उसको बिना रंग का कर देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कागज की फैक्ट्री के अंदर लकड़ी का मज्जा, लकड़ी का मज्जा क्या होता है? जो लकड़ी को जब हमें उसकी लुगदी बनाते हैं और जो लुगदी बनाने के बाद उसको पीस लिया जाता है, पीला-पीलापन होता है। उस पीलापन जो लकड़ी का जो है हमारे पास लुगदी, उसमें पीलापन हटाने के लिए भी हम क्या उसमें मिलाएँगे? विरंजक चूर्ण। और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, उनके कपड़ों में रंग उड़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, और इसके अलावा पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। जो पीने वाले जल हैं, मेडिकल के नाम से विरंजक चूर्ण की कुछ टैबलेट आती है, उसको हम पानी की टंकी वगैरह में डाल देते हैं, जीवाणु उससे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे का और भी नाम है, इसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं और इसी को हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। मीठा सोडा वही होते हैं जब हम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं और उसमें स्वाद लाने के लिए थोड़ी-सी मात्रा में मिला देते हैं, ज़्यादा मात्रा में दिक्कत हो जाती है। रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम याद रखना, बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडे का सूत्र होता है। बनाते कैसे हैं? अब देखो, शुरू-शुरू में मैंने बताया था कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर 3 पदार्थ बने थे। शुरू-शुरू में देख लेना, मैंने बता दिया था, लवण बना था, जल बना था और CO2 बना था। लवण यानी NaCl, H2O और CO2।
ये जो तीनों पदार्थ है इनमें यदि अमोनिया गैस और प्रवाहित कर दे NH3, तब हमारे पास क्या बनकर आएगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडे की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है, दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय, यानी कि थोड़ा थोड़ा ये एंटासिड के रूप में भी काम कर सकता है। अच्छा, जब इसको खाने के अंदर डालते हैं, ये कई बार पूछ लिया जाता है, बेकिंग सोडे को जब खाना अगर हम पकाते हैं तब इसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो खाना पकाते समय गर्म करने पर देखो, NaCO3 को गर्म करेंगे तो ये बनाएगा Na2CO3, H हट जाएगा, Na2CO3 जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, H2O साथ में CO2 गैस, तो कौन सी गैस निकल रही है? CO2 गैस। इसका उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने में। देखो, बेकिंग सोडा अलग होता है और बेकिंग पाउडर अलग होता है। यानी कि इस बेकिंग सोडे में यदि टार्टरिक अम्ल मिलाएँगे तो एक पाउडर जैसा पदार्थ बनेगा जिसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनाने में अर्थात बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर कब बनेगा? बेकिंग सोडे में टार्टरिक अम्ल को मिलाने पर बनेगा, ध्यान रखना। और ये अभिक्रिया जो है एग्ज़ाम में शायद नहीं पूछी जाएगी। इसके अलावा ये देखो, जब अगर हम इसमें देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही पाव रोटी हो या केक में ख़मीर है वो उठाया या फूल जाता है। मतलब केक ऊपर से फूल जाता है, कौन-सी गैस के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और ये मुलायम या स्पंजी हो जाता है। ये ध्यान रखना, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक जो हॉस्पिटल के अंदर जो सिलेंडर वगैरह होते हैं, आपातकाल में रखे जाते हैं, जब आग लग जाती है तो उनका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग एंटासिड एक संगठक है, क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुँचाता है। कहीं न कहीं अम्ल को भी ये इसको क्या कर देता है, इसके प्रभाव को कम कर देता है। अगला है धोने का सोडा। ये धोने का सोडा अलग है, जिसको दाउन सोडे के नाम से भी जाना जाता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, और यदि इसमें जल के अणु यदि 10 और मिल जाएँ तब ये बनाता है धोने का सोडा। अब ये जल के अणु को जोड़ने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण बोला जाता है। किसी भी यौगिक में जल के अणु को जोड़ना क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया होती है। क्रिस्टलीकरण का मतलब जल के अणु जोड़ना। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। क्रिस्टलीकरण का मतलब मैंने अभी बताया था, सोडियम कार्बोनेट में जल के अणु जोड़ना। अब Na2CO3 10 H2 मिलकर Na2CO3 10 H2 बनाएगा। अब ये पानी का अगर ये अणु है हमारे पास, तो इसका मतलब है यह जो है ठोस ना होकर थोड़ा-सा, मतलब ये कैसा होगा, इसमें नमी रहेगी। क्या रहेगी? नमी। इसी तरीके से जो भी हम साबुन लेकर आते हैं दुकान से, चाहे वो हमारे पास कपड़े धोने वाला हो, ओसवाल का हो, उसमें आप देखना वो थोड़ा चिपचिपा लगता है, नमी वाला लगता है, वो इसी के कारण है। तो साबुन को क्या बना देता है? आर्द्र बना देता है। 10H2 क्या दर्शाता है? यह Na2CO3 को क्या बनाता है? आर्द्र बनाता है। अब इनके उपयोग एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इनके उपयोग हैं। जैसे एक तो इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? काँच, साबुन, कागज़ उद्योगों में। लेकिन इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम के यौगिक के उत्पादन में होता है। ये जो बोरेक्स है, ये सोडियम का एक यौगिक होता है। जैसे बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7, Na2 Na2 Na2B4O7, इसको बोरेक्स बोला जाता है। और इस बोरेक्स में से केवल इस सोडियम को यदि हमको प्राप्त करना है, तब हम किसका उपयोग करते हैं? तब हम उपयोग करते हैं धोने के सोडे का। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों के साफ-सफाई के लिए भी होता है। साफ-सफाई के लिए भी हम धोने के सोडा, नाम से ये धोने वाला सोडा, और धोने के लिए साफ-सफाई में काम आता है। और ये ध्यान रखना, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी हम धोने के सोडे का उपयोग करते हैं, जो कि कई बार एग्ज़ाम के अंदर ही पूछ लिया जाता है। स्थायी कठोरता को यदि हमको दूर करना है तो उसके अंदर हम क्या मिला देते हैं? धोने का सोडा मिला देते हैं। और इसके बाद में यदि हम देखें और क्या है इस चैप्टर के अंदर, एक होता है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल क्या होता है? जो भी हमारे पास यौगिक होते हैं या फिर जो लवण होता है, उसके लास्ट में जो जल के अणुओं की संख्या है, उसी को हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जल है नाम से ही, लवण के लास्ट में जो जल के अणुओं की संख्या है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल। जैसे यहाँ पर जलीय कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4 5H2O। तो क्रिस्टलन जल, लास्ट में जल के अणु जुड़े हुए हैं, कितने हैं? 5। तो क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। ऐसे यदि हम इसमें देखें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के अंदर देखें तो इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 10 है। तो कृष्ण जल कितना हो गया? 10। अब इसमें ये देखो एक और है जिप्सम। जिप्सम में कितना है? जल के अणुओं की संख्या 2 है, 2H2O। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। और एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, एग्जाम के अंदर बहुत सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला। ये कैसे प्राप्त होता है? जिप्सम को। अब जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है, कैल्शियम सल्फेट
ये हमारे पास होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और डाइहाइड्रेट। तो 2s2 ये जिप्सम का सूत्र होता है। जब इसको 373 केल्विन पर अगर हम गर्म कर दें, ताप जरूर ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो 373 केल्विन है, याद रखना, सीधा पूछ लिया जाता है कितने ताप पर गर्म करने पर। 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के अणु जो है लास्ट में धीरे धीरे ये गर्म होकर बाहर निकलते रहेंगे, और लास्ट में जब इसमें आधा जल का अणु बच जाता है तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट तो रहेगा ही रहेगा, अर्ध हाइड्रेट या जिसको हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। 1/2 को क्या बोला जाता है, अर्ध या हेमीहाइड्रेट बनाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, अर्थात पीओपी, शॉर्ट में क्या बोला जाता है, पीओपी। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जब हड्डियाँ वगैरह टूट जाती है, जो ऊपर पट्टा लगाते हैं, वो किसका लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं ना इसको, तो इस प्लास्टर हो गया, वही होता है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है, जल में मिलाने पर यह ठोस बन जाता है, और ठोस वापस पदार्थ क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। तो ध्यान रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जल से मिलने पर वापस जो ठोस पदार्थ बनाता है वो कौन सा बनाता है, जिप्सम। जैसे कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2 है, इसके संपर्क में यदि जल लेकर आएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के संपर्क में जल में इसको मिलाएंगे, तो थोड़ी देर बाद में यह जमकर ठोस पदार्थ बना लेगा, वो वापस कौन सा बना लेगा, जिप्सम बना लेगा, CaSO4 2s2। और ये इसके अलावा, और इसका उपयोग सजावटी सामानों में किया जाता है, सतह को चिकना बनाने में, जो दीवार वगैरह होती है उसको जैसे बोलते हैं ना प्लास्टर करना, या पीओपी कर दो इस दीवार पर, तो वो जो सतह है वो चिकनी हो जाएगी, इसलिए भी इसका उपयोग हमें करते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा जो है चैप्टर पूरा हो गया। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो जो हम कौन से चैप्टर पर लेकर आए वो भी ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।